नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेघदूत के प्रथम श्लोक को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें एक यक्ष, यक्षिनी और यक्ष के जो देवता थे, मतलब उसके जो स्वामी थे कुबेर, वो था, जिसमें यक्ष को शाप मिला हुआ था 1 वर्ष की अवधि तक अपनी पत्नी से दूर रहने का। तब उसने रामगिरी के आश्रम में अपनी कुटिया बनाकर और वहीं पे रहता था। वही उस श्लोक में दिखाया गया था और यह भी दिखाया गया था कि वनवास के समय में उस रामगिरी के आश्रम के पास जो जलाशय था, उसमें जानकी जी ने स्नान किया था और वहाँ पर गिरी आश्रम बनाकर, उसी गिरी पर आश्रम बनाकर यक्ष अपना विरह की अवधि को बिता रहा था। उस श्लोक में हम लोगों ने बस इतना पढ़ा था। दोस्तों, यह इसका दूसरा श्लोक है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है, तस्मिन् अद्रौ कतिचि धवला विप्रयुक्ता सहकामी नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुंग वप्रकीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यह श्लोक उसी से रिलेटेड है पूरा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ में 2 शब्द है, एक है तस्मिन्, एक है अद्रौ। यानी तस्मिन् अद्रौ हो गया उसी पर्वत पर, और उसी पर्वत का मतलब यहाँ पर हो गया रामगिरी, रामगिरी का पर्वत जिस पर वह रहता था। ठीक है दोस्तों, इसे पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, रामगिरी के पर्वत वहीं पे आश्रम बनाकर वो रहता था। तो तस्मिन् अद्रौ यहाँ पर रामगिरी पर्वत की बात हो रही है, तस्मिन् अद्रौ। अब कतिचिदवला विप्रयुक्तः, यहाँ पर दो में अगर हम हलंत लगा दें तो हलंत के बाद यह कतिचिद, उसके बाद अवला विप्रयुक्तः, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे कतिचिद का मतलब हो जाता है कितना। ठीक है दोस्तों, कितना या कुछ, ऐसा हम बोल सकते हैं कुछ। अबला, अबला का अर्थ यहाँ पे हो जाता है, वो यक्षिनी का बात कर रहा है, यक्षिनी जो कि अबला है, एक अबला स्त्री है। विप्रयुक्तः, विप्रयुक्तः मतलब हो गया यहाँ पे अलग। ठीक है दोस्तों, विप्रयुक्तः अलग, अपनी पत्नी से। ठीक है, अपनी पत्नी से अलग। सहकामी, वह सहकामी मतलब वह कामना करने वाला, सहकामी का यहाँ पे मतलब हो गया यक्ष। सह मतलब यहाँ पर यक्ष का बात बोल रहा है कि वह कामी उस पर्वत पर, तस्मिन् अद्रौ उस पर्वत पर, कतिचि कितने, कतिचिद कितने। ठीक है, और अबला विप्रयुक्ता अपनी पत्नी से, विप्रयुक्त मतलब अलग। ठीक है दोस्तों, नीत्वा, नीत्वा का अर्थ यहाँ पर हो गया बिताकर। ठीक है, नीत्वा बिताकर। दोस्तों, संस्कृत में क्या है कि सबसे पहले इसका अन्वय किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसके शब्द को एक जगह ऐसे बैठाया जाता है जो वो उसका हिंदी अनुवाद करने में सुविधा हो। ठीक है, तो इसका हम पहले शब्दार्थ देख रहे हैं, तो शब्दार्थ से इसका भावार्थ स्पष्ट उतना नहीं होगा, इसमें अन्वय करके किया जाता है। तो मैं इसका पहले शब्दार्थ ही बता दे रही हूँ। तो नीत्वा मतलब हो गया यहाँ पे बिताकर। उसके बाद माशान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। अब माशान, माशान मतलब हो गया मास यानी महीना। कनक, कनक मतलब होता है यहाँ, कनक मीन्स हो गया यहाँ पे सोना। ठीक है, कनक मीन्स सोना। उसके बाद वलय, यहाँ वलय, वलय का अर्थ हो गया कंगन, वलय मीन्स कंगन। भ्रंश, भ्रंश का अर्थ हो गया यहाँ पे गिरना। ठीक है दोस्तों, भ्रंश मीन्स गिरना। रिक्त मतलब खाली। और प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का अर्थ यहाँ पे हो गया कलाई। प्रकोष्ठ मीन्स कलाई, अर्थात कनक मतलब सोने के कंगन से रिक्त कलाई। ठीक है, सोने के कंगन से रिक्त कलाई। अब अखाढ़स्य, अखाढ़स्य मतलब अखाढ़ के। प्रथम दिवसे, प्रथम दिन में मेघमाश्लिष्ट सानुंग, यहाँ हो गया मेघ, अलग हो गया मेघ। उसके बाद आश्लिष्ट, ये अलग हो गया। उसके बाद सानुंग, सानुंग मतलब हो गया यहाँ पे चोटी, पर्वत। आश्लिष्ट का अर्थ हो गया यहाँ पे चिपका हुआ। और मेघम मतलब मेघ। नेक्स्ट लाइन,
वप्र कीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। वप्र कीड़ा का अर्थ हो गया दोस्तों कि कोई भी जानवर जब अपने दांत से किसी मिट्टी को उखाड़ता है, ठीक है दोस्तों, अपने तिरछे दांत के प्रहार से मिट्टी को खिसकाता है, वही हो गया वप्र कीड़ा। परिणत मतलब उसमें पारंगत। गज, यहाँ पे हाथी का बात कर रहा है, गज मीन्स हाथी। प्रेक्षणीयम मतलब हो गया रमणीय अर्थात आकर्षक, देखने में अच्छा लगने वाला, ठीक। ददर्श मीन्स हो गया देखा, ठीक है दोस्तों। मतलब उसी पर्वत पर वह कामी यक्ष जो अपने प्रिया से दूर है, वह आषाढ़ के प्रथम दिन में, ठीक, मेघमा श्लिष्ट सानुंग अर्थात इसमें हो गया पर्वत की चोटी पर, ठीक है, पर्वत की चोटी और से चिपके हुए, आश्लिष्ट चिपके हुए मेघ को वप्र कीड़ा में लिपटे हुए उस गज के समान, गज प्रेक्षणीयम, गज के समान मेघ को, मेघम, यहाँ मेघम है, मेघ को देखा। अर्थात दोस्तों मेघदूत में मेघ को ही दूत बनाया गया है, अर्थात जब वह 8 मास बिता लेता है, 8 महीना जब वह बिता लेता है यक्ष अपनी पत्नी से दूर रहकर, उसके बाद आषाढ़ के प्रथम दिन में, आषाढ़ मास के प्रथम दिन में वह यहाँ पे मेघ को देखता है, लेकिन मेघ के रूप में मेघ को ही देखता है, लेकिन उसको मेघ गज के समान मिट्टी के ढेले को ऊपर उठाते हुए, ऐसा कुछ उसको रमणीय प्रतीत होता है, लेकिन वो देखता मेघ को है, मेघ उसको हाथी के समान दिखाई देता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ, वही है बात, वही है हिंदी अर्थ में। स्त्री के विशोह में कामी यक्ष ने उस पर्वत पर कई मास बिता दिए, उसकी कलाई सुनहले कंगन के खिसक जाने से सूनी दिखने लगी। आषाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर झुके हुए मेघ को उसने देखा तो ऐसा जान पड़ा जैसे ढूंसा मारने में मग्न कोई हाथी हो, ठीक है दोस्तों। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ इसका शब्दार्थ जानकर इस मन से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब इसका संस्कृत व्याख्या, दोस्तों इससे पिछले 2 वीडियो में, एक कालिदास का परिचय वाला वीडियो और उससे पहले इसका प्रथम श्लोक वाला वीडियो, उस दोनों में मैंने जो कुछ पॉइंट को ऐड किया है, पहले वीडियो में मैंने जो भी संस्कृत का लाइन दिया है वो पहला श्लोक भी इस संस्कृत व्याख्या में ऐड करना होगा। अगर हमको एग्ज़ाम में यही प्रश्न लिखना होगा और अगर इसका संस्कृत व्याख्या हम लिखेंगे तो इससे पहले हमने जो प्रथम श्लोक को पढ़ा वो श्लोक, उस श्लोक के संस्कृत व्याख्या और उसमें जो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में पॉइंट दिए थे उसको ऐड करके तब जाके इसको लिखना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमको समझाना होगा कि ये कहानी क्या रहा है, क्या है ये काव्य, क्या है, उसके बाद हमको ये लिखना है। तो संस्कृत व्याख्या इसका देखिए। अब अस्मिन् श्लोके कवि, इस श्लोक में कवि ने स्वप्रिया विरहात कातरः यक्षः मनोदशायां वर्णनम कृतवान। दोस्तों इस श्लोक में कवि ने अपने प्रिया से विरह, ठीक है, अपने प्रिया विरहात, ठीक है, अलग होकर, ठीक है, इससे अपने प्रिया से अलग होकर भयभीत, कातरह का अर्थ हो जाता है यहाँ पे भयभीत, यक्ष का बात बोल रहा है यहाँ पे कि अपने प्रिया से दूर भयभीत यक्ष के मनोदशा का वर्णनम कृतवान, मतलब यक्ष के बारे में उसके भयभीत दशा का अपनी प्रिया से दूर उस यक्ष का वर्णनम यहाँ किया है कवि ने। तस्मिन् चित्रकूट पर्वते प्रिया विरहात दुर्बलता कारणात् सुवर्ण कंगन पतनात् शून्यमणि बंध युक्त कामुकः यक्षः 8 मासान् व्यतीता। देखिए उस चित्रकूट पर्वत पर, जो कि रामगिरी पर्वत है, पर्वते प्रिया विरहात, अब ठीक है, मतलब प्रिया के विरह से दुर्बलता कारणात, प्रिया के विरह से दुर्बलता के कारण, ठीक, कारण सुवर्ण कंगन पतनात, मतलब सोने के कंगन गिरने से, पतनात का अर्थ हो गया गिरने से, शून्य मणि बंध युक्त, शून्य मणि बंध युक्त का अर्थ हो गया जिसके पास कुछ ना हो, यक्ष था जिसके पास कुछ नहीं था,
जो कि एक दुखी व्यक्ति था, शून्य मणि बंध युक्त कामुकः यक्षा, मतलब वह कामी यक्ष अर्थात कामना करने वाला यक्ष, अष्टमासान व्यतीता, 8 मास बिता दिया वहाँ पे। 8 मास जब पूरा हो गया था, उसके बाद अखाड़ का जो दिन आया वही यहाँ पे बोल रहा है, अष्टमासान व्यतीता। अब अखाढ़स्य प्रथम दिवसे पर्वत शिखा समृद्धं तथा वप्र कीड़ा उत्खात क्रीडा लिप्तं दंत प्रहार गज सदृशं मेघम दृष्टवान। अखाड़ के प्रथम दिन में पर्वत शिखा से समृद्ध और वप्र कीड़ा उत्खात अर्थात वही मिट्टी के ढेले को ऊपर करने वाले, मिट्टी के ढेले को निकालने वाले, इस तरह से क्रीड़ा लिप्त में, ठीक है, वह खेल होता है एक जो कि जानवर ऐसे करते हैं, क्रीड़ा लिप्तन, उस खेल में लिप्त, दंत प्रहार मतलब दांत से प्रहार करने वाले गज हाथी को देखा, ठीक है, मेघम दृष्टवान अर्थात मेघ ने देखा, मेघम दृष्टवान अर्थात मेघ को देखा। किसने देखा? यक्ष ने देखा, मेघ को देखा। अब इससे आगे के श्लोक में क्या होता है दोस्तों कि जब मेघ देखता है, मेघ को देखता है यक्ष, तब उसके बाद वह यक्ष को रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक के लिए गमन करने के लिए वहाँ पे उसको बोलता है जाने के लिए कि तुम मेरी प्रियतमा के पास जाओ और उसको मेरा संदेश दो, ऐसा उसमें आगे के श्लोक में कहा गया है। अब देखिए, संपूर्ण मेघदूत काव्ये मंदाक्रांता नामक छंद विप्रलंभ श्रृंगार च उपनिबद्धम अस्ति। पिछले श्लोक में भी ये ऐड करना था और इस सब में यह चीज़ ऐड करना ही है। मेघदूत के सभी श्लोक में इस चीज़ को ऐड करना है, जो संपूर्ण मेघदूत काव्ये मंदाक्रांता नामक छंद विप्रलंभ श्रृंगार उपनिबद्धम अस्ति। अश्विन श्लोके लुप्तोपमा नामक अलंकार अस्ति। इसमें लुप्तोपमा नाम का अलंकार है, इस श्लोक में है दोस्तों, बाकी के श्लोक में नहीं है। बाकी के श्लोक में अलग अलग अलंकार है, लेकिन संपूर्ण मेघदूत काव्य मंदाक्रांता नामक छंद, पूरे मेघदूत काव्य में मंदाक्रांता नामक छंद है और विप्रलंभ श्रृंगार है, जिसको मतलब छंद, अलंकार, श्रृंगार, इस सब को हम लोगों को सबसे लास्ट में ऐड करना होता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिखा है। दोस्तों यही हो गया, इसका दूसरा श्लोक है। और एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप संस्कृत का प्रश्न बनाते हैं, अगर उसका संस्कृत व्याख्या लिखते हैं तो आप इससे पिछले श्लोक में जो भी पढ़े हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये इसका सेकंड श्लोक है तो इससे रिलेटेड ही हमको लिखना है। इससे पिछले श्लोक में आपने जो पढ़ा कि यक्ष रामगिरी के आश्रम में निवास करता है और जो भी होता है उसको साप मिलता है, जो भी कुछ है वो उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको लिखिएगा जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हो जाए कि इसमें कहानी क्या है और जो एग्ज़ामिनर है वो समझ सके कि आपको आता है अच्छे से। और दोस्तों अगर आप सामान्य अध्ययन का प्रश्न बनाते हैं, अर्थात आप हिंदी में ही आपको प्रश्न लिखना है, तो भी आप संस्कृत के श्लोक को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि भले ही आप हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन आप संस्कृत लिए हुए हैं और संस्कृत का श्लोक ऐड करने से ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए आप इसमें संस्कृत का श्लोक जितना हो सके संस्कृत का श्लोक याद कीजिए और उसमें ऐड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिले। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग मिलते हैं तीसरे श्लोक में और उसमें भी हम लोग ऐसे ही संस्कृत का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और इसका संस्कृत व्याख्या देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।